यहाँ से निकलो गंदी नाली के कीड़ों। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे इस तरह से बात करने की? ये सब मेरी अपनी है, तुम्हारी औकात क्या है? तुमने मुझ पर हाथ उठाया? बिल्कुल, और दोबारा भी उठाऊंगी अगर दोबारा ये बदतमीजी की तो। तेरी हिम्मत! बेटा, मेरी कमर! संभल कर बेटा। देखो तुम्हारी कमर में दर्द है, मैं बात करती हूँ इससे। तुम कहीं की चौधराइन हो। गजल ने जो कहा इनसे कहा। तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ तो मुझे इस बात से हो रही है अम्मी कि आप खड़ी होकर सुन रही हैं। अरे आपको इसे थप्पड़ लगाना चाहिए था। ये जो इन मेहनत कश लोगों के बारे में इस तरह बात कर रही है, इसने सिर्फ इनकी बेइज्जती नहीं की है बल्कि उनके काम का मजाक उड़ाकर हर उस औरत को नीचा दिखाया है जो अपने घर को चलाने के लिए पेट काट काट के मजबूरन काम करती है। ये जिन औरतों को गालियां दे रही है ना छोटा समझ के, वो अपने घर की बड़ी है। जितना बोझ वो अपने कंधों पे उठाती है ना, ये आप, मैं और ये बेवकूफ गजल सोच भी नहीं सकती। नौकरानी शब्द जो ये इतनी हिकारत से बोल रही है ना, कभी सोचा है उस शब्द के पीछे रानी क्यों लगता है? क्योंकि ये औरतें ये नौकर नहीं है बल्कि रानी है। हर उस घर की जिसे ये अपना समझ के संवारती है, संभालती है। और तुम्हारी औकात क्या है? तुम मुझसे इनकी औकात पूछ रही हो ना? मैं बताती हूँ इनकी औकात क्या है। ये तुम जैसियों से लाख दर्जे बेहतर होती हैं। तुमने इनको गाली देकर ये साबित कर दिया कि तुम्हारे खानदान का मेयार क्या रहा होगा। हैदर डिजाइन्स का ऑफिस चलाना चाहती हो ना तुम? अगर इन मजदूर औरतों ने काम करने से इनकार कर दिया ना, तो तुम्हारा ये सपना चूर चूर हो जाएगा, समझी? जिससे तुम्हें बदबू आ रही है ना, ये हमारे देश का, हमारे समाज का पाया है। अगर ये ना होना तो हमारा समाज जमीन में मिल जाए। इस देश की कोई भी औरत प्रेसिडेंट, पायलट या जज नहीं बन पाती। बड़ी बड़ी कंपनियों की मालकिन नहीं बन पाती अगर इन जैसी औरतें उनके पीछे से उनका घर नहीं संभाल रही होती। तुम जैसी मुफ्त की रोटियां खाने वाली लड़की क्या जानेगी कि इन काम वालों की भी इज्जत है। तुम ही जैसी होती है जो इन लोगों को गालियां देते थकती नहीं है। ये कितनी भी ईमानदार क्यों ना हो, मगर कोई चोरी हो जाए तो सबसे पहले इन्हीं पे इल्जाम लगाती है। घर का बचा हुआ खाना इन्हें इस अंदाज में देती है जैसे उन पे कोई एहसान कर रही हो। अरे तुम जैसी तो बाहर जाके 500 की कॉफी भी आती है, मगर वहीं काम वाली अगर 100 रुपए तनख्वाह बढ़ाने के लिए कह दे तो तुम्हारी जान निकल जाती है। ये घर घर काम करने वाली औरतें ये हमारे देश के तरक्की में हिस्सेदार हैं। बेगैरत लड़की, खुदा का शुक्र मनाओ कि हैदर ने तुमसे निकाह कर लिया, वरना आज तुम भी इसी तरह लोगों के घर जा जाके लोगों के झूठे बर्तन मान रही होती। अरे आज तुम्हारे भी कपड़ों में से इसी तरह पसीने की बू आ रही होती। एक बात कान खोल के सुन लो गजल, ना ये किसी की नौकर है और ना ही इनका कोई मालिक है। जितनी इन्हें हमारी जरूरत है ना, उससे कई ज्यादा जरूरत हमें इनकी है।
अरे अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि तुम इंडिया में रहती हो। यहीं किसी बाहर मुल्क में रहती होती ना, तब पता चलता। वहाँ नौकर नहीं होते, वहाँ मालिक को भी नौकर बनना पड़ता है। अपना कमोड भी साफ करना पड़ता है, अपने बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं और अपना सारा काम खुद करना पड़ता है। आइंदा तुमने इनमें से किसी के साथ भी बदतमीजी की ना, तो तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी जो तुम्हारी अम्मी तुम्हें नहीं सिखा पाई। इनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। अगर जरा सा फर्क है तो वो बस इतना कि खुदा ने रहम दिली के लिए हमें चुना है। तकदीर इनके साथ थोड़ी सख्त है, इसीलिए इन्हें तुम जैसे लोग गालियां देते हैं। मगर कभी इन काम वालियों को करीब से जानो, तब मालूम चलेगा कि काम वालियों से अच्छी सहेली कोई नहीं होती। ये हर सुख दुख में हमारे साथ होते हैं, हमारे दुख सुनते हैं, समझते हैं। ये हमारी खिदमत में लगी रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इंसान नहीं है। इन्हें अपना घर भी संभालना होता है और ये हमारी देखभाल भी करती है। जिस दिन तुम इनकी इज्जत करना सीख गई ना, उस दिन तुम इंसान बन जाओगी। अरे ये मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो लोगों के घर तोड़ देती हैं। एक दिन इनकी जिंदगी जी कर देखो, तब पता चलेगा कि जिंदगी असल में होती क्या है। जा करना आईने में एक बार अपनी शक्ल देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि इन लोगों की औकात तुमसे कहीं ज्यादा है। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। आज तक मैंने आप सबको इतनी इज्जत दी, आज एक बदजुबान बदतमीज लड़की की वजह से आप सबको शर्मिंदा होना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं भाभी, आप जैसा बोले हमारे बारे में आज तक वैसा किसी ने नहीं बोला। भाभी, आप जितनी अच्छी हैं, ये छिपकली उतनी ही बुरी है। आपके लिए तो हम जान भी दे देंगे भाभी, लेकिन इसके लिए कोई काम नहीं करेंगे। आप बस बोलिए तो भाभी, अगर आप बोलेंगी तो हम रुक जाएंगे। आप बताइए भाभी, हम लोग यहाँ काम करें या नहीं? हाँ भाभी, अब आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। ये किससे इजाजत मांग रहे हैं? ये दुआ तो कभी नहीं चाहेगी कि मेरी मुश्किल कम हो। या मौला, ये कैसी मुसीबत है। काम करने के लिए बोलते दुआ, बोलते हीना काम करेगी तो हैदर मेरा जीना हराम कर देंगे। अगर मुझे आप सबकी फिक्र नहीं होती ना, तो मैं खुली बाहों से आप सबका इस्तकबाल करती और कहती कि यहाँ काम करने के लिए राजी हो जाइए। मगर मेरे हाथ बंधे हुए हैं, आप तो जानते ही हैं। यहाँ पे पहले मुम्मो काम करती थी और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो सोच के भी मेरी रूह कांप जाती है। ज्यादा जुबान चलती है ना तेरी। हाँ, ये ले, ये ले। खुदा ने तुझे बहुत तीखी जुबान दी है ना, तो मैंने सोचा उस पर तीखी मिर्ची क्यों न डाल दी जाए। इसीलिए यहाँ काम करना या ना करना वो आपका खुद का फैसला होगा। माफ करना दुआ भाभी, आपको हमारी जरूरत है नहीं और इस लड़की के लिए हम काम करेंगे नहीं, इसलिए हम चलते हैं।
जब आपको जरूरत होगी तो बुला लीजिएगा। चलो निकलो यहाँ से, चलो। अरे अरे कहाँ जा रही हो? मम्मी 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 रोकिए इन्हें। दुआ, रोको इन्हें। अरे चली जाएंगे वो, रोक लो इन्हें। क्यों रोक लूं अम्मी? ताकि आपकी ये बिगड़ैल बहू फिर से उनकी बेइज्जती कर सके। या चोरी का इल्जाम लगाकर जलील करके घर से निकाल दे। बाजी, बाजी, मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ, मैंने चोरी नहीं की। तो फिर मुमताज, ये सारा सामान तुम्हारे बैग में कैसे आया? ये सब इन दोनों को किया गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना। बस उन्हें वापस बुलाओ और बोलो कि काम करे। मैं उन्हें कुछ भी करने के लिए नहीं बोलूंगी। फिर घर का काम कैसे होगा? खुद तो तुम एक रोटी नहीं डालती, ना कोई और मदद करता है। कम से कम उन्हें तो रोक लो। ना ही मैं उन्हें रोकूंगी और ना ही मैंने उन्हें जाने के लिए कहा है। उन्होंने खुद आपकी प्यारी बहू गजल को परख लिया है और उन्होंने फैसला कर लिया है कि ये उनकी मालकिन बनने के लायक नहीं है। दुआ। और आप अम्मी जान, आप तो बड़ी ढींगे हाँकती हैं गजल के नाम पे। अपनी प्यारी होनहार बहू गजल से खिदमत कराइए, पर मुझसे हमदर्दी की उम्मीद मत रखिए। नहीं जाने दूंगी। अरे रुको, ये कैसे? रुके। देखिए, मैं आपको 2 गुना ज्यादा तनख्वाह दूंगी, लेकिन मुझे आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मत जाइए प्लीज। हट हलकट, 10 गुना ज्यादा भी देगी ना, तेरे लिए काम नहीं करेंगे। अरे मेरी बात तो सुनिए। शुक्रिया हैदर। तुम्हारा काम हो गया है दूल्हा भाई। पैसे लेकर आओ, पिस्तौल घर को लेके जाओ। तुम्हें तुम्हारा पैसा शाम तक मिल जाएगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है दूल्हा भाई, लेकिन हाँ, गजल को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा। बदसात कहीं की, बेहया, बदतमीज, इसकी वजह से सबके सब चले गए। कि सब नौकरानियों को भगा दिया। इससे तो मैं उनके पैरों में गिर जाओगी, फिर भी वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगी। वैसे मैं तुम्हें कुछ याद दिलाने आई हूँ। कहा था ना तुमसे, 15 दिन में तुम इस घर से बाहर होगी। 6 दिन बीत चुके हैं, बस 9 दिन बाकी। सिर्फ 6 दिन में तुम्हारी हालत इतनी नाजुक हो गई। सोचो तुम्हारे साथ आगे क्या क्या होने वाला है। सूरज ऊपर आ चुका है और अब तुम नीचे आ जाओ, क्योंकि घर के सारे लोग अपनी नई बहू से खिदमत कराने के लिए बेकरार बैठे हैं। मत चलना। कहाँ फंस गई हूँ मैं?
अम्मी एक तरफ दुआ है जिसने ऐन वक्त पे आपके लिए दवाई मंगवा ली, और एक तरफ गजल जिसे याद दिलाने के बावजूद उसने कोई दवाई नहीं मंगाई आपके लिए। तुम्हारी बेशुमार साजिशों के बावजूद हैदर मेरे कमरे की दहलीज पर पड़े हैं। मजाल है कि मेरे हैदर अपनी दुआ को छोड़कर तुम जैसी के पास चले जाएं। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हटो। घड़ी पर से नजर मत हटाना, पलक झपकते ही 9 दिन बीत जाएंगे और तुम इस घर से बाहर होगी। दुआ की हर एक बात सच साबित हो रही है। वो जीतती जा रही है और मैं हारती जा रही हूँ। अगर उसकी 15 दिन वाली बात भी सच हो गई तो, अगर उसने सच में मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया तो, इस घर से बाहर नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे टुकुर टुकुर कैलेंडर आए को देखते हैं जी। इसको आईना समझ के अपने दिन गिन रही क्या जी? एजाज, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कमर में पट्टा, हाथ में छड़ी आ गई, तुम तो कुबड़े हो गए जी। ऐसा लगता जैसे दुआ ने तुमको गिरा गिरा के, घसीट घसीट के, हचीट हचीट के मारा। चुप! मैं जानती हूँ कि दुआ ने जो मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। उसे ऐसा जवाब दूंगी ना जो वो जिंदगी भर याद रखेगी। क्या जवाब? काय को रिस्क ले रहे जी? उसके आगे मुंह भी मत खोलना, वरना तुम्हारे दांत ही तोड़ डालती हो। और किसी के सामने मुंह खोलती तो कितनी बुरी लगती तो। मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो तुम? मुझे तुम्हारे जख्मों से क्या लेना देना जी? मैं तो पूछने के वास्ते आया था यहाँ पे कि आगे क्या प्लान। और अल्लाह कसम तुम ना एक नंबर की चीपड़ी हो। मतलब जब से रोहान घर पे आया, ना मुझे कॉल ना मैसेज। तुम्हारी नियत तो नहीं बदल गई ना? क्या बक रहे हो तुम एजाज? सच बोलो तो सबको बकवास ही लगता है। ये दुनिया ऐसी है यार, काम निकलने के बाद ना कोई किसी को नहीं पहचानता। माँ को बेटी नहीं हो रही, बाप को बेटा नहीं हो रहा, खून को खून नहीं हो रहा। और तुम तो मेरी दूर दराज की बहन हो। कब धोखा दे दो क्या मालूम। मेरा हिस्सा बोलना मत। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल चुका है ना। मेरी बदौलत दुआ ने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए थे, भूल गए क्या? तेरे डेंजर काम के सिर्फ खाली 50 लाख कोड़ियों के भाव लगा रही मेरे को। खुद यहाँ करोड़ों की पोटली पे बैठी हुई हो। कौन से करोड़ रुपए? मेरे पास 2 कौड़ी नहीं है। देखो एजाज, जब हैदर पूरी तरह से मेरा हो जाएगा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी, समझ रहे हो? अभी जाओ यहाँ से। देखो पलटी नक्को मारो। हैदर तुम्हारा होगा नहीं और तुम मेरे को पैसे देंगी नहीं। हाँ? अरे वो बावला ना दुआ का दीवाना है। काय को सपने देख रही तुम? अरे नींद से उठ के ना मुंह पे छपका मारो और ये अपनी आंखों के चिपड़े साफ करो। वो नहीं होने वाला तुम्हारा। तेरी इतनी हिम्मत? ए, नको नको नको। कैसे बोला किसे एजाज? तो पागल हो गए क्या पोटी? अरे दूर दराज का ही सही, लेकिन भाई तो हो ना। इतनी बेदर्दी से मारती मेरे को, मेरे सर का तरबूज खुल जाता। कौन दवा खाना लेके जाता मेरे को? मैं तेरे को पूछने के वास्ते आया यहाँ पे। गुस्सा थूक दियो यारो, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम तो मेरे को मार दिए। अच्छा ओके, अब आगे क्या प्लान है बताओ मेरे को। तुम मुझसे बात मत करो। ऐसा रूठो नको जी। हाँ
वैसे ही बिच्छू के आपा जैसे दिखते तुम, और गुस्से में तो चेहरा तुम्हारा नागपुरी बेट जैसा दिखता। गुस्सा थूक दियो। अब बताओ आगे क्या प्लान है? प्लान नहीं, मकसद। दुआ को मेरे और हैदर के बीच से हटाने का मकसद। रूहान को ऐसा हथियार बनाकर दुआ पर वार करूंगी जिसे उभरने में उसे जिंदगी कम पड़ जाएगी।